हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक प्रावधान करता है, तो ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक प्रावधान करता है। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान कहां से कहां तक है। अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। फंडामेंटल राइट में हमें कितने प्रकार की राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कितने प्रकार के राइट प्रदान किए गए हैं, तो टोटल 6 राइट प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब इन 6 में हमने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 12 पढ़ा, ठीक है, जो स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 पढ़ा, जो कि क्या बात करता है कि संविधान लागू होने के पहले की विधि और बाद की विधियों के बारे में बात करता है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पहला अपना राइट पढ़ा जो कि है समता का अधिकार, जो कि बात करता है 14 से लेकर 18 तक बात करता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक प्रावधान करता है। आज हमें जो पढ़ना है वो आर्टिकल 20 पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 20 को हम लोग आज पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 20 है क्या, पहले ये समझिए। आर्टिकल 20 क्या बात करता है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर देता है और वो क्या होता है, दोष सिद्ध होता है या उसके ऊपर आरोप लगा है, तो उसको आर्टिकल 20 के तहत ही कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। ठीक है, ये उसका क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये प्रोटेक्शन क्यों प्रदान किया गया है, अगर प्रोटेक्शन न प्रदान किया गया होता तो क्या होता उस व्यक्ति के साथ। आप अधिकतर देखेंगे पुलिस वाले मार मार के, लाठी से या किसी भी चीज से मार मार के उस व्यक्ति से क्या है, जो राज है वो उगलवाने की कोशिश करते हैं या उसी को कहते हैं कि भैया तुम ये अपराध कबूल करो, क्यों, मार मार के। ठीक है, तो अगर ये चीजें न होती तो पुलिस का काम और आसान हो जाता। वो मारते, कस कस के मारते और ले लाठी मारते, और वो क्या करता, वो बेचारा वो कबूल कर लेता अपराध को। या न्यायालय के द्वारा मान लीजिए एक बार किसी मामले पर डिसीजन सुना दिया गया होता और फिर दोबारा फिर आदमी उसी पे आपका वाद दाखिल करता, फिर से ट्रायल होता, फिर से डिसीजन सुनाया जाता। तो ऐसे तो ये काम होता ही रहता, वो जो व्यक्ति है वो बरी ही नहीं होता। तो इन्हीं सब चीजों से सुरक्षा के लिए ही आर्टिकल 20 को लाया गया है कि आर्टिकल 20 के तहत इन व्यक्ति को जिसको ऊपर दोष सिद्ध किया जा चुका है या आरोप लगाया गया है, उनको क्या हो, संरक्षण प्रदान किया जाए, प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए। तो आर्टिकल 20 में हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण और तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये टॉपिक जो है ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है। ये कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये याद रखिएगा, ऐसे ही कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहां बताया गया है, कहां दिया गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहां है, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। क्लियर, अब समझते हैं कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब क्या है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके तहत आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया, चोरी किया। ये मान लेते हैं ये ए है, इसने क्या किया, चोरी किया। ठीक है, चोरी किया। अब आज के समय में यदि चोरी इसने किया तो कहां दंडित किया जाएगा, इसे दंड मिलेगा सेक्शन 379। ठीक है, आईपीसी के तहत दंड मिलेगा इसे। 378 क्या कहता है, चोरी की डेफिनेशन बताता है। 379 के अंतर्गत इसे चोरी के लिए दंड मिलेगा। कितना मिलेगा, अधिकतम 3 वर्ष तक मिलेगा। ठीक है, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो 2 वर्ष दे सकता है, 1 वर्ष दे सकता है या अधिक से अधिक वो 3 वर्ष दे सकता है। ये कब का मैं बता रहा हूं, ये वर्तमान हालत में। इस समय यदि आपने चोरी किया तो चोरी के लिए कितना दंड, 379 के अंतर्गत अधिकतम 3 वर्ष। क्लियर बात। लेकिन क्या उस व्यक्ति को, जो ए नाम का व्यक्ति है, क्या इस व्यक्ति को राजा महाराजा वाला जो सल्तनत मुगल काल वाला जो चला आ रहा था, पीछे आप जाइए काफी हिस्ट्री में,
जहां कहा जाता था कि भाई ये चोरी आपने किया तो हम आपका हाथ काट देंगे, तो क्या इस व्यक्ति को आज के जमाने में इसका क्या हाथ काट दिया जाएगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब कि जिस समय उसने अपराध किया उसी विधि के अंतर्गत, जो वर्तमान में विधि चल रही है उस विधि के अंतर्गत ही उसे दंडित किया जाएगा, न कि पिछली विधि के तहत कि पिछला क्या चला आ रहा था वो छोड़ दिए, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब पिछली विधि जो भी थी उसके ऊपर लागू नहीं होगी। जो इस समय वर्तमान में चल रही है, इस समय उसने जो अपराध किया उस अपराध के लिए उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो इस विधि में प्रावधान किया गया है, वो आज की विधि में, जो वर्तमान की विधि है, जिस समय उसने अपराध किया। ठीक है, ये देखा जाता है। या हम कहें, ये तो पहले वाला हमने बताया कि भैया इसका हाथ तो नहीं काट दिया जाएगा। दूसरा समझिए, अब मान लीजिए इसने चोरी किया आज के जमाने में, ठीक है, अब इसका मामला चल रहा है कोर्ट में, 3 साल हो गए चलते चलते। अब आगे जाकर पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बना दिया गया, संशोधन किया गया कि भैया जो चोरी करेगा उसको हम क्या करेंगे, हम 40 साल की सजा दे देंगे, हम 40 साल की सजा दे देंगे। तो क्या अब इसे 40 साल की सजा होगी क्या? नहीं ना, 40 साल की सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इस समय इसने चोरी किया था तो उसे दंड इसी समय जो प्रावधान था उसके तहत दिया जाएगा, न कि आने वाले जो आप बना रहे हैं उसके तहत नहीं दिया जाएगा चोरी के लिए दंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो बाद वाला, अब उस समय जिसने चोरी की उसको 40 साल आप दे सकते हैं, लेकिन जिसने इस समय चोरी किया था तो आपको बाद में जाके चोरी के लिए दंड नहीं दे सकते उसको, ये ध्यान रखिएगा। तो जिस समय इसने अपराध किया उस समय जो विधि प्रचलित थी, जो दंड का प्रावधान था, उसी दंड से उसको दंडित किया जाएगा, न कि उसके पिछले वाले दंड से, न कि आने वाले दंड से। ठीक है, क्लियर है? जैसे अभी आपने कोई भी अपराध किया तो आईपीसी में यदि दंड का प्रावधान इस समय वर्तमान हालत में वर्तमान समय में यदि दंड का प्रावधान है तो उस दंड से ही उसको दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक मामला था, आप देखेंगे दामनी का मामला था। दामनी केस मर्डर केस था जिसमें कुछ लड़कों ने रेप किया था और उसकी हत्या कारित कर दी गई थी। उसमें 2-3 लड़के थे जिसमें 2 तो एडल्ट थे, आपके 18 से ऊपर थे, लेकिन एक लड़का ऐसा था जो 17.5 साल का था, 18 का नहीं था, एडल्ट नहीं हुआ था। तो उसे कोर्ट ने क्या, देखिए 2 को तो कोर्ट के द्वारा फांसी या आजीवन कारावास जो भी है वो दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए हत्या आप कारित करेंगे 302 के अंतर्गत जाएंगे तो क्या मिलेगा सजा आपको, या तो फांसी या तो आजीवन कारावास। तो 2 को तो उसने दे दिया क्योंकि 18 के ऊपर थे। चूंकि जो तीसरा वाला था वो क्या था, 18 के नीचे था, 17.5 साल का था, अभी 6 महीना बाकी था उसको एडल्ट होने में, तो उसको क्या कर दिया, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में भेज दिया गया। अधिकतम उसको सजा 3 साल तक दी गई और 3 साल में वो छूट गया। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई विधि नहीं बनाई गई थी। हाँ, बाद में यह कहा गया कि भैया जो जघन्य अपराध करता है, जैसे रेप हुआ, ऐसा कोई अपराध करता है तो उसमें आयु सीमा जो है वो 16 वर्ष मान ली जाएगी कि 16 वर्ष है तो भी उसको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया सकता है। ये कब हुआ, ये बाद में हुआ। तो क्या उस लड़के को जो 17.5 साल का था, क्या उसको इस दंड से सजा दी जा सकती थी? क्या नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उस समय कोई प्रावधान ही नहीं बना था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक कोई प्रावधान, जैसे आज के समय में यदि आपने कोई अपराध किया और उसके लिए कहीं भी कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी दंड का प्रावधान कहीं भी विधि में उल्लेख नहीं है, तो आपको कहीं से भी दंड नहीं दिया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आपको दंड तभी दिया जा सकता है जब उस विधि में या उस सेक्शन में उल्लेख हो कि फला आपने काम किया जो कि इसका दंड यहां है, ऐसा कुछ उल्लेख हो तभी आपको दंड दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही बात पूरी यहां बताई गई है। कहा गया अपराध करते समय जो कानून था, इस समय जो कानून है और इस समय आपने कोई काम कर दिया तो सजा उसी आधार पर दी जाएगी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया 20 का सब क्लॉज 1 आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है,
चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये किस पे लागू हो रहा है, ये आपराधिक मैटर में मैंने बताया, जो ये पूरा मैटर है ये किससे संबंधित है, आपराधिक मैटर में। लेकिन सिविल मामले में ये आपका नियम जो है लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमने लिखा है सिविल मैटर में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि सिविल में पिछला भी देखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुई बात 20 का सब क्लॉज 1। आगे चलते हैं 20 का सब क्लॉज 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसा आपका आर्टिकल है जो कि आपके प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण। अच्छा देखिए कितना अच्छी बात है कि ये दूसरे नंबर पे है और इसका नाम क्या रखा गया, दोहरे, मतलब दो दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। तो इसी से पहचान लीजिएगा, जब दोहरे दंड आए तो समझ लीजिए ये कहां है, क्लॉज 2 में है, दोहरे दंड से संरक्षण। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा, क्रमबद्ध जो है ये सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा वाला आप पहले कर दें, पहला वाला दूसरे पे कर दें, ऐसा मत करिएगा। आप सीरियल वाइज पढ़िएगा, पहले में क्या है, फिर दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, क्योंकि कभी कभी आपके प्री में ये क्वेश्चन दे देते हैं, सीरियल क्रमबद्ध आप लगाइए, पहले कौन था, फिर दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। तो ये आप पढ़े रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, क्लॉज 2 क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण। ये क्या कहता है, ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपॉडी की बात करता है। किसका, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपॉडी। इसी को कहा जाता है कभी कभी डबल जियोपॉडी के नाम से जाना जाता है। सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए डबल जियोपॉडी कहाँ बताया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में इसका प्रावधान किया गया है, या इसी को और किस नाम से, नेमो डेप्ट विस वेक्सॉरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ये प्री का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब क्या है, अब ये समझिए, कहा गया, ध्यान से समझिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार कोई व्यक्ति अभियोजित किया गया था और उसे दंड की सजा सुना दी गई थी, दंडित किया जा चुका था, तो फिर पुनः उसी अपराध के लिए वो दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। उसे संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्शन प्राप्त है, किसका, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 का। समझिएगा यहां पर क्या शब्द है, अभियोजित और दंडित। मतलब कि यदि एक बार कोई व्यक्ति अपराध किया और उसे अभियोजित किया गया और दंडित नहीं किया गया, समझिएगा ध्यान से, एक बार अपराध किया, अभियोजित तो किया गया लेकिन दंडित नहीं किया गया, तो क्या दोबारा उसे अभियोजित और दंडित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली अवस्था में उसे क्या किया गया था, सिर्फ अभियोजित किया गया था, दंडित नहीं किया गया था। जबकि ये क्या कहता है कि आपके द्वारा पहली बार में जब आप आ रहे हैं, आरोप लगाया गया है, दोषित किए गए, तो आपको अभियोजित किया गया था और दंड सुनाया गया था कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप पुनः उसी अपराध के लिए फिर दोबारा आपने को नहीं लाया जाएगा, फिर अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, तब नहीं किया जाएगा। पहली बार में आपका होना चाहिए अभियोजन भी और दंडित भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अभियोजित किया गया है, दंडित नहीं किया गया है, तब ये लागू, आपको ये प्रोटेक्शन जो है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। संरक्षण 20 की सब क्लॉज 2 का तब नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे में ही एक मूवी आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी अंधा कानून, शायद अंधा कानून थी, जिसमें उसने क्या किया था, उसके ऊपर यह आरोप लगा था कि इसने क्या किया है, एक फला व्यक्ति को मार डाला है, अमरीश पुरी थे शायद, तो उनको कहा था कि उनको मार डाला है और उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। आजीवन कारावास का मतलब उसको 20 साल की सजा दी गई थी। तो 20 साल बाद जब वो छूट कर वापस आया अमिताभ बच्चन, तो बाद में उसे पता चलता है कि भाई जिसके लिए वो सजा काट रहा था, जिस हत्या के लिए, वो व्यक्ति क्या है, वो तो जीवित है, आज भी अच्छा खासा वो जी रहा है। बाद में क्या होता है, वो कोर्ट में आता है, दोनों आमने सामने होते हैं और वो अमिताभ बच्चन फिर मार डालता है उसे, उसी कोर्ट के अंतर्गत।
फिर वो कहता है कि भाई मैं तो इस चीज के लिए ऑलरेडी सजा काट चुका हूं, पहले ही आपने मुझे सजा दे दी है, तो अब मुझे सजा किस बात की देंगे आप? ठीक है, तो यही बात यहां पे कहा जा रहा है कि जब आपको किसी अपराध के लिए अभियोजित दंडित किया जा चुका है, फिर दोबारा आपको अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप फैमिली में देखते होंगे कोई बच्चा है, शरारत किया, ठीक है, तो क्या होता है कि पहले क्या हुआ, पापा मारे चट से, ठीक है, ऐसा क्यों किए? फिर बाद में पता चलता है उसकी मम्मी आ गई, अरे इसने ऐसा किया था, फिर उसी काम के लिए मम्मी आई, मम्मी चाटा मारी कस के। फिर क्या हुआ, भाई आया, बड़ा भाई, उसने देखा अरे ये काम किया था, बताया था, फिर वही काम किया था, फिर उसने मारा। तो ऐसा नहीं होगा ना कि भाई एक अपराध किया, एक आदमी मार दिया, बहुत है। अब ऐसा नहीं है ना कि वो भी भैया वो मंदिर का घंटा है, जो आए वही बजा के चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो भैया एक अपराध, अगर एक काम उसने गलती कर दी है तो उसके लिए सजा मिल चुकी है, उसके पिताजी ने झापड़ मार दिया है, तो अब परिवार का हर सदस्य बारी बारी से आके मारेगा, ये तो उचित नहीं है। तो ठीक इसी तरह यहां भी है कि अगर एक बार अपराध कर दिया गया और ये क्या कर दिया गया, अभियोजित और दंडित किया जा चुका है, पुनः उसी अपराध के लिए फिर से आप उसको अभियोजित दंडित नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं डबल जियोपार्डी, क्या ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही है क्या? तो आंसर होगा नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कहां और प्रावधान मिलता है हमें और ये देखने को मिलता है जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 300 CRPC, ठीक है, फिर सेक्शन आप पढ़ते हैं फिर वहां पे कहां पर 40 इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर आप पढ़ते हैं सेक्शन 11 CPC, ठीक है। ये 3 जगह और हमें देखने को मिलता है जियोपार्डी की झलक। तो ये सब क्या है, ये आप अगर मेंस में लिखते हैं तो एक अच्छा नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह हमने समझा, फर्स्ट क्या है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है, सेकंड क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण है, जिसे हम डबल जियोपार्डी भी कहते हैं, या हम नेमो डेप्ट विस वेक्सारी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये हुई बात 1 और 2 की। अच्छा, 2 में एक चीज और है जो हमने कहा कि ये 300 CRPC में भी है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है, यहां दोहरी दंड से संरक्षण है 20 के सब क्लॉज 2 में, जबकि सेक्शन 300 में वहां क्या है, वहां पर दोहरे विचारण से संरक्षण किया गया है, यहां दोहरे दंड से संरक्षण है आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में, जबकि वहां क्या है, सेक्शन 300 CRPC में दोहरे विचारण, दोहरे ट्रायल से संरक्षण किया गया है कि एक बार ट्रायल हो चुका है उस अपराध के लिए, फिर आप तो पुनः दोबारा आ रहे हैं उस ट्रायल के लिए, तब रोका जा रहा है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वहां पर। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज ये हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड लास्ट हम देखते हैं आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखिए ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये याद रखिएगा, क्लॉज 1 में है, फिर डबल जियोपार्डी ये याद रखिएगा 2 में है, फिर यहां पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये कहां है, क्लॉज 3 में है, ठीक है। ये क्या कहता है, क्या मतलब है आत्म अभिशंसन से संरक्षण? अभी हमने बताया, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर तभी हमने बताया कि ये ऐसा इसलिए होता है, ये क्लॉज 3 इसलिए लाना पड़ा है कि जैसे देखिए संविधान जो बनाने वाले थे कितना दूर का सोचते थे, वो समझते थे कि हमारा पुलिस सिस्टम कैसा है, उनसे बचाव के लिए ये लाया गया। वो जानते थे कि कोई कैदी है, कोई अभियुक्त है, उसको पकड़ के ला रहे हैं, ले लाठी ले डंडा मार रहे हैं खींच खींच के कि चल कबूल कर कि तुमने अपराध किया। तो वो बेचारा क्या करेगा, अरे भैया कितना लाठी कौन खाएगा, हम कबूल कर लेते हैं, कम से कम सुकून से थोड़ा वहाँ जेल में रहेंगे तो इतना दर्द तो नहीं सहेंगे। तो बेचारा क्या करता है, कबूल कर लेता है कि हाँ जो हमने ये अपराध किया है, ठीक है। तो इसी के संरक्षण के लिए ये चीज लाया गया है। क्या कहा गया समझिए, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अभी हमने बताया ना
कि लाठी से डंडे से मार रहे हैं पुलिस वाले, कह रहे चल कबूल कर कबूल कर, तो भैया वह उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि चले वो कबूल करे जो काम उसने किया नहीं, जो अपराध किया नहीं, उस चीज को वो कबूल करे। इसके लिए उसे आप बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी को कहा गया प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, यही जो अभियुक्त शब्द है, यहां अभियुक्त शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। यह लाभ जो है अभियुक्त को है, गवाहों को यह लाभ प्राप्त नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये किसको प्राप्त है, ये संरक्षण किसको प्राप्त है, ये अभियुक्त को प्राप्त है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे कि जब आप वो पढ़ते हैं, एविडेंस पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें सेक्शन 25 है। क्या कहता है, कहा गया कि कन्फेशन जो आप करेंगे, संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं है। क्यों नहीं मायने होता है? मायने इसलिए नहीं होता कि कोर्ट यह समझता है कि भैया वो मार के आपसे कबूल करवा लिया होगा कि भैया हमने ही फलाने का कत्ल किया है। तो ये क्या है कि 25 के अंतर्गत, 25 के अंतर्गत क्या होता है, मान्य नहीं होता वो कन्फेशन। लेकिन वहीं कहा गया कि 26 के अंतर्गत कहा गया कि मान्य तब होगा जब मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया 26 में मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, उपस्थिति नहीं कहा गया, क्या बोला, साक्षात उपस्थिति, न कि उपस्थिति। उपस्थिति और साक्षात उपस्थिति में अंतर है, यह मैंने एविडेंस की क्लास में अच्छे से बताया है, तो वो देखना होगा, तो वो क्लास आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहां पर जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको यहां प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। अब इसमें एक केस लॉ आती है, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी का मामला आता है। इसमें यह कहा गया आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 का संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहां भी प्राप्त है जहां सीआरपीसी की धारा 161 सब क्लॉज 2 के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है, मतलब वहां भी प्राप्त है, ठीक है। इसका यूज आप नहीं करेंगे कहीं, क्योंकि न्यायालय मान के चलता है कि भाई आपने इसको प्रताड़ित किया है उस व्यक्ति को, अभियुक्त को, तब वो बोल रहा है, मतलब जो भी आपको बोल रहा है आप मजिस्ट्रेट के सामने बोलेंगे, न्यायालय में कोर्ट के अंदर बोलेंगे, वही मान्य भी होता है। पुलिस के सामने आपने कोई भी चीज बोला वो मान्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आपका क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, किसे, अभियुक्त व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 20 जिसमें 3 क्लॉज थी। पहले क्लास में क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, हमने पढ़ा कि यदि कोई विधि उसके बाद की है और पहले की है तो वह जो आपने कार्य किया है उस पर लागू नहीं होगा, वो तभी लागू होगा जिस दिन आप कार्य कर रहे हैं और जिस दिन वह अपराध की कोटि में वो आ रहा है उस दंड से आप दंडित किए जाएंगे, जो दंड वर्तमान में उल्लिखित है उसी दंड से आप दंडित किए जाएंगे। सेकंड में हमने पढ़ा डबल जियोपार्डी पढ़ा है, दोहरे दंड से संरक्षण पढ़ा है कि एक ही व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, दोबारा नहीं किया जाएगा। एक बार कर दिया गया है तो दोबारा उसी अपराध के लिए अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण पढ़ा हमने कि खुद को गवाही देने के लिए आप क्या नहीं करेंगे, बाध्य नहीं करेंगे कि खुद वो अपने विरुद्ध चले गवाही दे, उसके लिए आप बाध्य नहीं करेंगे। तो ये इतनी चीजें हमने आर्टिकल 20 में पढ़ी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आर्टिकल 20 आखिर है क्या। यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चाहिए तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिस जुडिशरी के लिए आप लगे हुए हैं, जैसे राजस्थान जेल लॉ हो गया, यूपी एपी हो गया, या कोई भी अन्य जुडिशरी के लिए आप लगे हैं तो आप मुझसे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास आप मुझसे ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।